ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ कुछ अहम मुद्दे डिस्कस करने आया हूं, आपसे विचार शेयर करने आया हूं, कुछ ऐसी बातों पर प्रकाश डालना चाहता हूं जहां आपका भी ध्यान गया होगा, लेकिन उसे मैं थोड़ा और भी स्पष्ट करना चाहूँगा। एक बड़ी खुशी की बात हुई। इट इज़ ए मैटर ऑफ ग्रेट सरप्राइज एंड इंथुसियाज्म फॉर मी कि जब यूपीएससी के 100 ईयर्स यानी उनकी सेंटेनरी मनाई जा रही थी, जब यूपीएससी का फाउंडेशन हुआ था तब उसका नाम यूपीएससी नहीं था, बट इन लीग कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर जब इसका फॉर्मेशन हुआ था तो उस समय सिर्फ इसका नाम पब्लिक सर्विस कमीशन था और यही बाद में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बना, उसके आगे फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बना। तो इसके नाम समय के साथ परिवर्तित होते गए। लेकिन यूपीएससी की हिस्ट्री में मैं जब स्टूडेंट लाइफ से था तब से भी ऐसा महसूस किया था, जब टीचिंग में आया तो भी मैंने महसूस किया कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यूपीएससी का है कि इट इज़ बीइंग रन एज ए सीक्रेट शॉप। हालांकि मैं कुछ बातों में यूपीएससी का लोहा मानता हूं और दाद देता हूं। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं इंडिया के, वो एक न एक टाइम में डिसग्रेस हुए। एक समय था कि मुझे ऐसा लगा कि वह इलेक्शन कमीशन एक ऐसी बॉडी थी जिसको कि टी.एन. शेषन के समय उस हाइट पर पहुंचाया गया था, लेकिन वह बॉडी भी अभी आप जानते हैं विवाद के घेरे में है। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, जुडिशरी अपने आप में मेंटेन करती रही है अपनी इंटीग्रिटी को। हालांकि कुछ एक ऐसे मामले उभर कर आए हैं, फिर भी जुडिशरी ने बहुत हद तक इंडिया में गुड गवर्नेंस को बनाए रखने में जुडिशरी का बहुत बड़ा रोल रहा है। यूपीएससी एक ऐसी संस्था है, एक दो बार हमें याद है जब मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में था, 91 की बात बता रहा हूँ, तो एक बार लीकेज की घटना हुई थी कहीं, और पहली बार यूपीएससी के इतिहास में मैंने ऐसा देखा था। आई वॉज ऑल्सो द आई विटनेस कि प्रीलिम्स का एक पेपर लीक हुआ और एग्जाम कैंसिल करना पड़ा यूपीएससी को। लेकिन इतना बाद में जब वो पूरी रिपोर्ट आई तो इतनी एहतियात यूपीएससी ने बरता है अभी तक, इतनी अपने इंस्टीट्यूशन के फंक्शंस को सीक्रेट रखा है। और यूपीएससी एक ऐसी संस्था है जिस पर कभी अंगुलियां नहीं उठी, कभी उस पर कोई दूसरे तरह का चार्जेस नहीं आए। ये अपने आप में इस संस्था की बहुत बड़ी क्रेडिट है, जिसको हम सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। मुझे ये लगता था कि भाई यूपीएससी को कम से कम आना तो चाहिए सामने, इतने स्टूडेंट्स हैं, इतने पूरे देश की निगाह इस संस्था पर होती है। इट इज़ प्रोड्यूसिंग द टॉप मोस्ट ऑफिसर्स इन इंडिया। लेकिन इस एग्जाम के बारे में हर कुछ अटकलबाजियां हैं। कुछ तो यूपीएससी सामने आए। जब उस दिन हमने देखा कि भाई डॉक्टर अजय कुमार यूपीएससी के चेयरमैन जब डायरेक्ट अपने स्टूडेंट्स या जो एस्पिरेंट्स है उसके साथ संवाद स्थापित करने आए, तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई। मैं भी टीवी खोलकर बैठा कि जरा मैं ये संवाद सुनूं, स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस को भी सुनूं। मैंने बड़ी गहराई से उन प्रश्नों को भी सुना। उसमें से बहुत कुछ प्रश्न याद भी है, उनके उत्तर भी, स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस भी मुझे याद हैं। मैं उनमें से कुछ पर प्रकाश डालना चाहूँगा। जैसे डॉक्टर अजय कुमार ने यूपीएससी का चैलेंज बताया, वो बिल्कुल सही कहा उन्होंने। भाई अब 48 ऑप्शनल 23 लैंग्वेजेज में एग्जामिनेशन को कंडक्ट करना, 2500 इंडिया में सेंटर्स का होना, सारे सेंटर्स पर क्वेश्चन पेपर को पहुंचना और भी टाइमली, स्टेट सर्विसेज की तरह कभी एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं होना, डेट नहीं बढ़ना, हाई कोर्ट में सब जुडिश नहीं होना मामला और उसके कारण कोई एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं होना, ये अपने आप में यूपीएससी का बहुत बड़ा क्रेडिट है। दूसरी बात है कि यूपीएससी के, मैं तो आप अगर कहें तो मैं एक बहुत लंबे समय से यूपीएससी के साथ जीता रहा हूँ। अब तो इतनी आदत हो गई है कि यूपीएससी के एग्जामिनेशन के साथ ऐसे लगता है कि मेरी ज़िंदगी कट रही है। जब मौसम में चेंज होता है
तो ध्यान में ही आता है कि अब यूपीएससी में क्या चल रहा होगा। तो यूपीएससी के क्वेश्चंस को तो इतने डेकेड से हमने बारीकी से देखा है और हर बार उस क्वेश्चन को देखकर मन में सराहना आती है कि क्या स्टैंडर्ड क्वेश्चन को यूपीएससी ने बनाया हुआ है। जब हमें याद है कि स्टेट सर्विसेज तो बहुत हद तक यूपीएससी की नकल करने की कोशिश करते हैं। कई बार स्टेट सर्विसेज के बहुत सारे क्वेश्चंस देखने के बाद इतना अफसोस होता है कि भाई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वैसे क्वेश्चन सेटर को क्यों नहीं लाती। कई बार लगता है कि मैं ही जाके सेट कर देता अगर उनकी अनुमति होती तो। मतलब क्वेश्चंस का वैसा स्टैंडर्ड देखने को मिलता ही नहीं, लेकिन यूपीएससी ने इसको बनाया हुआ है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि क्या हमने संवाद में पाया। 2-3-4 चीज़ों पर प्रकाश डालना चाहूँगा। एक चीज़ कि उन्होंने जो बात कही उसमें से बहुत सारी ऐसी कॉमन बातें थी जो स्टूडेंट्स पहले से भी जानते। जैसे उन्होंने कहा कि भाई यूपीएससी में सिलेक्शन केवल मेरिट से होता है। ठीक है, हम लोग भी जानते हैं इस चीज़ को कि मेरिट ही वह बेसिस है, दूसरा कोई बेसिस नहीं है। गांव गवई से लड़के आते हैं, इसका तो साक्षात नमूना आप देखते हैं कि हर साल निकल के आता है कि रिक्शे वाले के बेटे आईएएस बने, तो एक दुकानदार की बेटी आईएएस बनी। तो इस तरह से दे आर द कॉमन पीपल। ये भी आपको देखने को मिलता है कि टॉपर्स बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत दूर दूर से 1 to 10 में पोजीशन लेकर आते हैं। कोई हजारीबाग से होते हैं, कोई रांची से होते हैं, कोई लोकल टाउन से भी होते हैं। तो यह तो है कि पूरे ऑल इंडिया का रिप्रेजेंटेशन इसमें होता है और इसमें कोई क्लास का बैकग्राउंड होना ये नहीं चलता है। कोई चैलेंज देकर यूपीएससी में टॉपर नहीं हो सकता। टॉपर होना बहुत अजीब चीज़ होती है, जिसमें कुछ लक भी काम करता है, बोर्ड आपको कैसा मिलता है, एग्जामिनेशन हॉल में आपका हेल्थ कैसा रहता है, मेंटल हेल्थ कैसा रहता है, कई चीज़ें डिपेंड करती हैं। हाँ, अगर आप डिजर्विंग हो तो आप क्वालिफाई करेंगे, लेकिन रैंक मिलेगा डिजर्विंग है इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो चलिए उन्होंने बहुत बड़ी चीज़ एक पर्दा हटाया। एक ऑप्शनल को लेके बहुत समय से विवाद और अटकलबाजियाँ चल रही थी कि ऑप्शनल रहेगा या ऑप्शनल नहीं रहेगा। उस पर से इन्होंने उस पर्दे को हटा दिया, कहा ऑप्शनल रहेगा और ऑप्शनल को रहना भी चाहिए। अब अटकलबाजियाँ ये लगाई जा रही थी कि स्टेट सर्विसेज ने ऑप्शनल हटाए तो यूपीएससी भी हटाएंगे। अब नित नए हर साल एक नई तरह का र्यूमर, स्टूडेंट्स में नई तरह की बेचैनी। इन्होंने बहुत सटीक जवाब दिया। इन्होंने कहा कि देखो भाई, ऑप्शनल इसलिए होना चाहिए क्योंकि जैसे जनरल स्टडीज़ है तो जनरल स्टडीज़ में बहुत ही जर्नलिस्ट, उसमें कोई स्पेसिफिक बैकग्राउंड नहीं होता। तो नॉर्मली मैं भी जब जीएस के क्वेश्चंस को देखता हूँ 20 क्वेश्चंस को, तो मेरे दिमाग में यही आता है कि भाई ये तकरीबन 4000 शब्द लिखने की उम्मीदें हैं। हालांकि यूपीएससी ऐसी उम्मीद नहीं कर रहा होगा। आज भी मैं मानता हूँ कि यूपीएससी मानकर चल रहा होगा कि अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे कुछ क्वेश्चंस को छोड़ते होंगे। लेकिन क्या होता है कि जब यूपीएससी एग्जाम हॉल में जाने के बाद लालच ये होती है, ये टेम्पटेशन होता है कि अगर मैं सारे क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा तो सबसे आगे बढ़ जाऊंगा। इसी में एक होड़ जैसी लग जाती है स्टूडेंट्स के बीच कि मैं सारे क्वेश्चन का आंसर लिखूं। अब प्रैक्टिकली 4000 वर्ड्स लिखना तो संभव नहीं, तो उसमें 6-7 क्वेश्चंस ऐसे बेतुके लिखे जाते हैं और बाकी भी जो क्वेश्चन होता है बड़ा जनरल टाइप के आंसर हो जाते हैं। स्पेसिफिकली लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कई बार क्या होता है कि यूपीएससी को पता नहीं चल पाता है कि इन लड़कों का डेप्थ ऑफ नॉलेज क्या है, जिसमें डॉक्टर अजय कुमार ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि भाई अब हम लोग एक ऑप्शनल हम लोगों ने इसलिए रखा हुआ है कि भाई एक विषय में तो आपकी मास्टरी है, उसमें अगर आप बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं तो इसका मतलब है कि आपको आगे किसी भी डिपार्टमेंट में भेजा जाए या कोई नई चीज़ सिखाई जाए तो आप अपनी उस गुणवत्ता को सिद्ध कर रहे हो कि आप बहुत जल्दी सीख सकते हो अगर आपको कोई नई चीज़ सिखाई जाए तो, क्योंकि आपने ऑप्शनल में परफॉर्मेंस करके अपने डेप्थ ऑफ नॉलेज को दिखाया है। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही और यह बिल्कुल सही है कि ऑप्शनल होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शनल आपको बेसिकली देखिए कहा ही जाता है कि आपका जनरल स्टडीज़ का पेपर, हालांकि क्लास 12 के स्टैंडर्ड का नहीं रहता है, वेरी फ्रैंकली टू से, कि जो अंडरस्टैंडिंग की जो जनरल स्टडीज़ के पेपर को हल करने में पड़ती है वो 12th के नॉलेज से काम नहीं चलता।
लेकिन ठीक है, मान के चलते हैं कि क्लास 12 तक के बच्चे यानी क्लास इंटर क्लास के बच्चे हों उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। लेकिन जो ऑप्शनल पेपर है उसमें आपकी बेसिकली गजट में दिया रहता है, या आपके जो जब फॉर्म छपते हैं तो आपके जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है उसमें भी आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ होता है ऑप्शनल की ज़रूरत होती है समथिंग मोर देन ग्रेजुएशन एंड समथिंग लेस देन पोस्ट ग्रेजुएशन। जो ऑप्शनल पेपर में आपकी जो तैयारी होनी चाहिए वो कुछ ग्रेजुएशन से अधिक होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन से कम होना चाहिए, तो इन सम टोटल एट ऑनर्स लेवल। तो ऑप्शनल की तैयारी में आपको ज़्यादा बेहतर इंसाइट की ज़रूरत होती है, और इसीलिए आज ऑप्शनल पेपर बहुत डिसिसिव हो गया है सिलेक्शन में। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से उन्होंने इस पर्दे को तो हटा दिया, और स्टूडेंट्स को चाहिए कि ऑप्शनल पेपर सोच समझ के लिए और उसमें अच्छा से अच्छा एक्सेल करने की कोशिश करें सिलेक्शन के लिए। फिर उन्होंने कहा कि भाई यूपीएससी में आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आप हर चीज़ को जाने क्यों और क्या से समझने की कोशिश करें। तो बहुत जनरल बातें हैं, ये तो हर कोई जानते हैं कि भाई यूपीएससी में न रट्टा कोई लगा सकता है, न रट्टा लगाना संभव है, क्योंकि अब जनरल स्टडी में 13 सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा ऑप्शनल पेपर में आपको 2 पेपर ऑप्शनल होता है, फिर आपका ऐसे पेपर होता है, तो इतना बड़ा एरिया है, स्काई इज द लिमिट, कोई रट्टा कैसे लगा सकता है। तो रट्टा वाली बात तो रहेगी नहीं, तो ये भी बीच बात नहीं चल सकती। फिर उन्होंने एक और भी बात से पर्दा हटाया है कि एक कॉमन मिसकॉन्सेप्शन है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे ज़्यादा अच्छे करते हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा आप पूरे आप यूपीएससी के प्रिपरेशन को देखिए, सारे सब्जेक्ट को देखिए। चलिए आप फर्स्ट पेपर जनरल स्टडीज़ को लीजिए। तो फर्स्ट पेपर जनरल स्टडीज़ में आप एक अगर उसमें साइंस जो जनरल साइंस है उसको ले, तो भी जनरल साइंस को ऐसा नहीं कि साइंस वाले को बहुत ज़्यादा फेवर करता है, क्योंकि हमें अपने दिनों की भी याद है, आई वॉज फ्रॉम ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड, बट लेकिन साइंस का सम टोटल क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था, और हमारे जो कुछ फ्रेंड्स होते थे जो साइंस बैकग्राउंड के होते थे वो भी साइंस में गलत करके आ जाते थे। खैर चलिए, वो तो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन हाँ, जब बात आती है सोशल साइंस और साइंस की, तो ज़्यादातर सब्जेक्ट आपके सोशल साइंस के ही हैं। पॉलिटी आपका सोशल साइंस का है, इकोनॉमी आपका सोशल साइंस का है, हिस्ट्री आपका सोशल साइंस का है, ज्योग्राफी ऑलमोस्ट सेमी साइंस है लेकिन सोशल साइंस में उसको रखिए आप। उसके बाद इकोलॉजी इन्वायरमेंट है, तो उसको आप साइंस का नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इन्वायरमेंट इकोलॉजी का है जो दोनों में कॉमन है। तो उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन से लगभग आपके 5 क्वेश्चन अब पीटी में होने लगे हैं। कई बार तो सोशल इशू से भी 1-2 क्वेश्चन उठा लेते हैं। पॉलिटी आपका है, ये सारे सब्जेक्ट तो आपका सोशल साइंस बैकग्राउंड का है। तो ओवरऑल यूपीएससी ह्यूमैनिटीज़ को फेवर करता है प्रीलिम्स में भी। अब सेकेंड पेपर में आप आते हो तो उन्होंने बहुत सही बात कही कि भाई सेकेंड पेपर जनरल स्टडीज़ जिसको हम सीसेट पेपर कहते हैं, उसमें 3 खंड है, तीनों में बराबर बराबर क्वेश्चन होते हैं। मैथ के क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन होते हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट अगर एक भी सेगमेंट को अच्छे ढंग से कर ले तो क्वालिफाई कर जाएगा। तो वहाँ पर भी आप देखते हो कि देखिए जो रीजनिंग है वो रीजनिंग ठीक है, उसको सोशल साइंस वाले भी कर सकते हैं और साइंस वाले भी। मैथ भी होते हैं, वो बेसिक मैथमेटिक्स होते हैं जो क्लास 10 तक जिसने अच्छे ढंग से किया होगा वो कर लेंगे। हाँ, इंजीनियरिंग वाले वहाँ पर लाभप्रद स्थिति में होते हैं, लेकिन मैंने बहुत निकट से देखा है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे भी सीसेट में उनको क्रॉस लग जाता है। तो इसलिए बहुत फेवर्ड उधर भी नहीं है, लेकिन हाँ सोशल साइंस से ज़्यादा फेवर्ड वो साइंस वालों के लिए है, इसमें कोई शक नहीं। तो ये रह गई आपको प्रीलिम्स पेपर की। अब आ जाते हैं मेंस में। तो मेंस में आपके जितने भी खंड हैं जनरल स्टडीज़ के, वो सब तो मैक्सिमम खंड, इवन आप साइंस टेक जिसको कहते हो उसमें टेक्नोलॉजी है ना कि साइंस है जनरल साइंस, वो भी तो सोशल साइंस। टेक्नोलॉजी में आप कर सकते हो कि साइंस एंड सोशल साइंस वाले में 60% साइंस वाले को फेवर करता है, 40% ह्यूमैनिटीज़ वाले को, और बाकी जितने देखेंगे वो सब तो ह्यूमैनिटीज़ वाले को फेवर करता है। फिर उन्होंने एक और भी बात से पर्दा हटाया, हालांकि ये बात
लगभग सभी जानते थे, क्योंकि ऑप्शनल तो बाद में डिस्क्लोज हो ही जाता है, कि देखिए जो ऑप्शनल पेपर है वो ऑप्शनल पेपर में इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट को ही चूज करते हैं। और उन्होंने बहुत उसको नाटकीय तरीके से कहा कि मैं एक सीक्रेट आपको उद्घाटित करता हूं कि जो अधिकांश स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग वाले होते हैं वो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट से ही क्वालिफाई करते हैं। जिस पर जो आप एंकर थी वो काफ़ी इंथुजियास्टिक हुई, बट आई थिंक ये स्टूडेंट्स इस बात को अच्छी तरह जानते होंगे। तो ये बातें उन्होंने बहुत शिद्दत के साथ कही और बहुत अच्छे कम से कम यूपीएससी पहली बार निकल कर स्टूडेंट्स अपने एस्पिरेंट्स को एड्रेस किया और डायरेक्ट एस्पिरेंट्स के कुछ क्वेश्चंस का जवाब दिया यूपीएससी चेयरमैन। इट वाज यू कैन सी अ वेरी drastic step, you can say a very dramatic step, and it appears to be a turning point in the history of UPSC। लेकिन मैं यही कहता हूं कि इसको टर्निंग पॉइंट ही बनाया जाए, क्योंकि समय समय पर यूपीएससी के चेयरमैन या कोई इस तरह की जो अथॉरिटी हो, चेयरमैन आए तो और भी बढ़िया है, समय समय पर स्टूडेंट से इस तरह के कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना चाहिए। लेकिन हाँ, उनकी भी अपनी कुछ बाध्यताएं हैं, तो इसलिए डॉक्टर अजय कुमार ने कुछ चीज़ों पर पर्दा भी डाला है। जैसे मैं चाहता था कि 2-4 सवाल अगर उनके साथ होता, हालांकि स्टूडेंट्स ने किए होंगे, बट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात नहीं थी, वो तो लॉटरी सिस्टम थी। तो मुझे लगता है कुछ स्टूडेंट्स के या बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनके क्वेश्चन पहुंच ही नहीं पाए उनके सामने। किसी न किसी स्टूडेंट्स ने 2-4 ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे। अब मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूँगा कि आखिर कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें लीपापोती मुझे लगी और कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो उन तक नहीं पहुँच पाए। वो क्वेश्चंस यूपीएससी से पूछा जाना चाहिए था। जैसे एक उन्होंने सवाल उठाया हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का। ये सही कहा, मीडियम इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। इस बार भी मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी देखा है, जैसे जो हमारे ऐसे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी मीडियम के टॉपर रहे हैं, वो उनका ऑल इंडिया टॉपर से ज़्यादा मार्क्स ऑप्शनल पेपर में रहा है, लेकिन वो हिंदी मीडियम के टॉपर हैं, क्योंकि जनरल स्टडीज़ में ऑल इंडिया टॉपर के ज़्यादा मार्क्स हैं। तो अगर वो ह्यूमैनिटीज़ में अगर हमारे सब्जेक्ट में उस मार्क्स को ला रहे हैं तो इसका मतलब है कि जीएस में भी ला सकते हैं, पोटेंशियल है। लेकिन किसी भी वजह से चूँकि वो ज़्यादा बेहतर तैयारी उनकी होगी ऑल इंडिया टॉपर की, तो उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से जनरल स्टडीज़ में परफॉर्म कर दिया। तो ये तो मैं इस बात को अच्छी तरह समझता हूँ, जानता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, ही हमारा ये विश्वास है। और मैंने ये क्वेश्चन एक और एक्स चेयरमैन से किया था, वो तो हिंदी बेल्ट के ही थे, थोड़ा नाराज़ भी हो गए थे। उन्होंने कहा कि देखिए आप हम पर कैसे, हम लोगों पर ऐसा चार्ज आप नहीं कर सकते, क्योंकि हम स्वयं हिंदी बेल्ट के हैं, वो बलिया से थे, और डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं होता है। लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर, आप किसी भी लैंग्वेज में दीजिए, आपके पास कंटेंट होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो खैर उन्होंने ये बात कही और ये सही जवाब इन्होंने भी, डॉक्टर अजय कुमार ने भी दिया कि मीडियम में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बैकग्राउंड में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, स्टूडेंट्स के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लेकिन 2-3 जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को है, दैट मस्ट बी एड्रेस्ड। जैसे सीसेट का पेपर है, तो हिंदी मीडियम के बच्चे को उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं होती कि वो इंग्लिश वाले पैसेज को देख के सवाल का जवाब कर ले, और उनका जो हिंदी ट्रांसलेशन होता है, जैसे जितना यूपीएससी में जिस तरह से डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि क्वेश्चन पेपर को जितनी जगह पर उनकी चेकिंग एंड काउंटर चेकिंग होती है, उनका मल्टीपल क्वेश्चन को मल्टीपल एग्जामिनेशन होता है, मल्टीपल फेजेज और मल्टीपल स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, उसमें कम से कम इस बात पर यूपीएससी का ध्यान होना चाहिए था कि जो इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन है, दैट इज़ द मोस्ट ऑफ द ट्रांसलेशन इज़ द कंप्यूटर ट्रांसलेशन। एंड हम रियली में प्रॉब्लम फील करते हैं कि हिंदी मीडियम के बच्चे को हिंदी के सीसेट के पेपर में, जो कॉम्प्रिहेंशन का पेपर है, उसमें समस्या आती है और आती होगी। ये यूपीएससी में हल होना चाहिए। हालांकि ये सवाल वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, किसी स्टूडेंट ने किया होगा लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। एक स्टूडेंट ने सवाल किया था, हजारीबाग से शायद था,
मुझे पूरी तरह याद नहीं है। और उसने बड़ा रिमार्केबल बात कही। उसने कही कि देखिए सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होता है, तो प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के बाद अगर मेरिट लिस्ट में स्टूडेंट नहीं आता है तो उसको पूरे साल इंतज़ार करना होता है कि आखिर मुझे किस पेपर में मैं फेल किया। मैं जनरली वो अनुमान करता रहेगा बेसिकली कि मैं, लगता है मुझे सी सेट में क्रॉस लग गया या मुझे जनरल स्टडीज़ के पेपर में मैं रह गया। पूरे 1 साल वेट करता है। अगले जब इस सेशन का फाइनल रिजल्ट आता है, तो फाइनल रिजल्ट जब डिस्प्ले होता है तो 1 वीक के बाद उसको मार्कशीट मिलना शुरू होता है स्टूडेंट्स को। तो जो स्टूडेंट्स प्रीलिम्स में फेल किए होते हैं उनको प्रीलिम्स का मार्कशीट जाता है, जो मेंस में फेल किया होता है उसको मेंस का मार्कशीट जाता है। तो चलिए, मेंस वाले स्टूडेंट्स को तो फिर भी प्रीलिम्स के बाद टाइम मिल जाता है मेंस में, हालांकि वो भी उसको पहले मिल जाता तो ठीक था, लेकिन चलिए कोई नहीं, उनको चलेगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में 10 डेज, क्योंकि जब मार्कशीट उसको मिलता है, मुझे लगता है कि 7 डेज टू 10 डेज के बाद उसका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होता है। अब लास्ट आवर में वो अपनी स्ट्रेटेजी तो नहीं बदल सकता अपने पूरी तैयारी का। तो जब लास्ट आवर में उसको अपना पेपर मिलता है, वो देखता है कि भाई मैं अब तक अनुमान कर रहा था कि आई हैव पॉसिबली मिस द बस इन माई सी सेट पेपर, बट आई हैव परफॉर्म्ड पुअरली इन जनरल स्टडीज़ पेपर। तो अब उसका कॉन्फिडेंस चेक करने लगता है, लेकिन अपनी स्ट्रेटेजी तो बदल नहीं सकता इतनी जल्दी। तो ये क्वेश्चन उसने पूछा था, लेकिन इसमें जो डॉक्टर अजय कुमार ने जो जवाब दिया वो सटीक जवाब नहीं था। इसमें उनकी अपनी मजबूरी होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे देखिए 13 लाख, वो बताते हैं कि 10 to 12 लाख बच्चे अपीयर होते हैं। तो 10 to 12 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, मुझे लगता है कि 6 to 7 लाख या 8 लाख अपीयर होते होंगे। तो उतने लोगों को मार्कशीट पहुंचाना, जब एक बार मेरिट लिस्ट बन गया तो जो बच्चे फेल किया उनका भी कंप्यूटर पर चढ़ गया, जो पास किया उनको भी चढ़ गया। तो चलिए 1 मंथ के बाद ही सही, 1.5 मंथ के बाद ही सही, अगर यूपीएससी चाह ले तो कम से कम प्रीलिम्स वाले बच्चे को जिन्होंने एग्ज़ाम फेल किया उनको कम से कम आप मार्कशीट को पहुंचा दीजिए। नंबर 1, ये मैं कमी समझता हूं कि यूपीएससी को ट्रांसपेरेंसी की कमी है। ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, एक्चुअली एक नया डेवलपमेंट हुआ है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने चेयरमैन डॉक्टर अजय कुमार के इस स्टेटमेंट के क्रम में आपको बताया था कि भाई उन्होंने किस तरह से जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की कि आखिर हम प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के ठीक बाद क्यों आंसर की प्रकाशित नहीं करते, क्यों पब्लिश नहीं करते। उन्होंने कुछ अपनी मजबूरियां बताई थी। हालांकि एक बात उन्होंने कह दी थी कि भाई ये मामला सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा फिर हम लोग उसके मुताबिक करेंगे। इस बीच कल एक नया डेवलपमेंट हुआ जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि तब तक खुद अपनी तरफ से यूपीएससी ने एक एफिडेविट और हलफनामा दायर किया है, जिसमें इसने क्लेम किया है कि भाई स्टूडेंट्स का डिमांड देखते हुए या जो मामला सुप्रीम कोर्ट में लाया गया है उसे देखते हुए हमने ये डिसीजन लिया है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के ठीक बाद हम एक प्रोविजनल आंसर की को पब्लिश करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे और बहुत पॉजिटिव स्टेप है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का इस पर फाइनल वर्डिक्ट 14 अक्टूबर को आने वाला है। अब देखिए, इसमें सुखद संयोग की बात यह है कि जो 2 बच्चों ने वो डाला हुआ है, जैसे विदुषी पांडे थी और हिमांशु कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ही मामला है, तो ये दोनों हमारे संस्था से जुड़े रहे हैं और इन्हीं दोनों ने, जैसे इसमें हिमांशु कुमार हैं वो लिटिगेंट का रोल प्ले किया है और विदुषी ने इनमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। दोनों हमारी संस्था से जुड़े रहे हैं और इन्होंने ही मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाया है कि भाई आखिर प्रीलिम्स का इस आंसर की को क्यों नहीं पब्लिश किया जाता, ताकि उसमें अगर कोई डाइकोटोमी हो, कोई करेक्शन की जरूरत हो तो हम समय के साथ कर सके। जब समय गुजर जाता है और एग्जामिनेशन के जब अब दूसरे वर्ष के एग्जामिनेशन के आने के कुछ समय पहले जब आंसर की यूपीएससी देता है तब तो बहुत लेट हो चुका होता है, बहुत विलम्ब हो चुका होता है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि एक नया डेवलपमेंट है और इस साल से मुझे खुशी हो रही है। वैसे देखिए 14 अक्टूबर का सुप्रीम कोर्ट इतने मार्क्स से सेटिस्फाई हो जाता है या सुप्रीम कोर्ट कोई नया आदेश जारी करता है, ये चीज़ तो देखनी है 14 अक्टूबर तक। लेकिन 14 अक्टूबर से पहले इतना तो तय हो गया, अब कम से कम स्टूडेंट्स के साथ इंसाफ होगा
और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के ठीक बाद जब प्रोविजनल इस तरह के आंसर किया जाएंगे तो लोगों को फिर ऑब्जेक्शन करने में भी बनेगा, और कम से कम उसको इस दिमाग से ये छटा तो हट जाएगी कि भाई उसने सीसैट में फेल किया है, या फिर उसको जनरल स्टडीज के पेपर में फर्स्ट पेपर में उसको क्रॉस लगा है। इस कन्फ्यूजन के कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो प्रिपरेशन है वो हैम्पर हो जाते हैं। तो मुझे ये इसलिए इसको अपडेट करना है, मैं अपडेट लेक्चर में इसको इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ मेरे उस लेक्चर में नहीं था, और ये चीज़ बात का डेवलपमेंट। दूसरी बात है कि दूसरा बच्चा ने उनको क्वेश्चन किया कि यूपीएससी कभी भी अपने पेपर को रीवैल्यूएट नहीं करता है और पेपर को दोबारा फिर रीचेक नहीं होता है, या फिर मार्क्स को फिर दोबारा रिकंसिडर नहीं करता है। तो इस पर उन्होंने जवाब दिया, मुझे बहुत क्लैरिटी तो उस जवाब में नहीं लगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं, यूपीएससी अपने तरीके से ये करता है, वो सुविधाएं बताते हैं, लेकिन ये समस्या यूपीएससी में है, एक बार कॉपी चेक हो जाती है, उसके बाद बच्चे फिर चाहे परेशान हो या कुछ भी हो, फिर यूपीएससी की से दोबारा रिजल्ट को चेंज करवाना इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर एनी स्टूडेंट। अगर ऑफिशियल लेवल पर कोई अगर गलती हुई भी है तो स्टूडेंट्स कभी नहीं जान पाते हैं कि ये कैसे। हालांकि उन्होंने जितना प्रिकॉशन बताया कि मल्टीपल लेवल पर हम लोग चेक करते हैं चीज़ों को, तो उसमें हो सकता है चूँकि एग्जामिनर है, उसके बाद फिर हेड एग्जामिनर है, तो ये चीज़ें बेहतर लगता है। दूसरी बात, उन्होंने एक जो और बड़ी अच्छी चीज़ ऑप्शनल के बीच लेवल प्लेइंग फील्ड कहा, कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड इस तरह से हम करते हैं कि उन्होंने कैसे इंटरनली हम भी डिफरेंट ऑप्शनल के बीच पैरिटी लाने के लिए हम कौन सा तरीका अपनाते हैं, वो तरीका भी उनका सटीक लगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बावजूद इसके थोड़ी ट्रांसपेरेंसी यूपीएससी को होनी चाहिए दो बातों में, मुझे ऐसा लगता है। ये क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने जरूर किया होगा, वहाँ नहीं पहुँचा होगा। जैसे एक क्लैरिटी यूपीएससी में ये होना चाहिए था कि स्टूडेंट्स को जिनको भी, हालांकि इसमें तो बाढ़ आ जाएगी, लेकिन जो मेंस के लेवल पर जो बच्चे हैं, और जिनको, क्योंकि मेंस के लेवल पर बच्चे वैसे भी कम होकर 13,000 के करीब रह जाते हैं, उस लेवल पर जिस बच्चे को परेशानी है, जिसको अपने कॉपी से बेहतर डिससेटिस्फैक्शन है, उसको एक क्राइटेरिया बना देना चाहिए। उस क्राइटेरिया के तहत उसकी कॉपी को रीइवैल्यूएट करवाने का, इंटरनली नहीं एक्सटर्नली भी उसको, जैसे स्टेट सर्विसेज में होता है, कॉपी देखने का राइट मिलना चाहिए। ये यूपीएससी को करना चाहिए, एक मेरे विचार से। दूसरा, यूपीएससी को ये करना चाहिए कि वो अपना कुछ मॉडल आंसर प्रकाशित करे। आखिर आपका बेसिस क्या है इवैल्यूएशन का? अब जैसे, अच्छा, इवैल्यूएशन का, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। उन्होंने एक बात कही कि भाई जो एग्जामिनर है उसको एक मॉडल आंसर मिलता है। तो चलिए, एग्जामिनर को मॉडल आंसर मिलता है, तो सही है, लेकिन मॉडल आंसर वो बनाते किस बेसिस पर है? चूंकि है तो ये सोशल साइंस, एंड सोशल साइंस में कभी पर्सपेक्टिव एक नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स में क्यूरियोसिटी होगी, तो क्यों नहीं कुछ मॉडल आंसर वो पब्लिश कर देते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को ये तो पता चल जाए। एक्चुअली स्टूडेंट्स आर हैविंग द राइट टू नो कि हाउ द इवैल्यूएशन इज गोइंग ऑन, क्या बेसिस है उसका। लोग इसका परिणाम ये होता है कि अलग अलग लोग अलग अलग डफली बजाते रहते हैं। कोचिंग संस्थान भी अपने मॉडल आंसर अलग अलग देते रहते हैं। अगर यूपीएससी का आंसर कम से कम आ जाए तो बच्चों में ये समस्या तो दूर हो जाएगी। ये सवाल किसी ने जरूर किया होगा, लेकिन लगता है उनके पास नहीं पहुंचा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक बात उन्होंने एक दो बार दोहराया, क्योंकि एंकर ने उन्हें प्रोवोक भी किया इस क्वेश्चन के लिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट की भूमिका किसी स्टूडेंट ने भी पूछा था कि मैं दूर के शहरों में हूँ, मेरे कोचिंग अवेलेबल नहीं हैं, तो मैं उन बच्चों से तो पिछड़ जाऊँगा जो मेट्रोपोलिस में रहते हैं, जिनको अच्छी कोचिंग अवेलेबल हैं। तो उन्होंने दो बार जवाब दिया। एक बार पहले भी उन्होंने कहा था कि कोचिंग इंस्टीट्यूट की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने कोचिंग कहीं नहीं की थी। फिर सेकेंड टाइम भी उन्होंने रिपीट किया कि नहीं, कोचिंग इंस्टीट्यूट की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं वहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात,
कि वो अपना बैकग्राउंड देखें। वो IITian थे, जैसा कि एंकर ने डिस्क्लोज किया। एंकर ने भी यह डिस्क्लोज किया, हालांकि एक ही बार एक सेंटेंस उसने कहा। एंकर ने डिस्क्लोज किया कि देखिए ऐसा है कि आप इकोनॉमिक्स से, फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया या आपने MBA भी किया, तो अब इतने वेल क्वालिफाइड थे, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने जो एग्ज़ाम दिया वो 1980s में दिया होगा। तो 1980s के क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि 1990s तक तो ये हाल था, एंड इवन बिफोर द 2000, कि मैं बताता हूं। जैसे अब वर्ल्ड हिस्ट्री था, वर्ल्ड हिस्ट्री में पहले बच्चे ऑप्शनल पेपर में एल मुखर्जी का एक वर्ल्ड हिस्ट्री की एक पतली सी बुक आती थी, वर्ल्ड हिस्ट्री। उस पतली बुक पढ़ के बच्चे क्वालिफाई कर जाते थे एग्जामिनेशन। और मुझे याद है कि भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे उस समय 1990s में, जो NCERT की बुक मेडिवल हिस्ट्री पढ़ के, मेडिवल क्वेश्चन सतीश चंद्रा की NCERT बुक पढ़ के लिख के चले आते थे, और वो भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाते थे। तब का एग्जाम कुछ और था, अब का एग्जाम कुछ और है। आज की जो प्रीलिम्स है वो पहले के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से 5 टाइम्स ज़्यादा टफ है। आज के टाइम में प्रीलिम्स क्वालिफाई करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे एक UPSC ने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने कहा और एक्सेप्ट किया कि आज UPSC ने एक प्रतिभा सेतु शुरू किया है कि जो बच्चे कम से कम इंटरव्यू के लेवल पर निकल जाते हैं उन्हें प्रतिभा सेतु में रखा जाता है, जहां उनको अदर जॉब्स के लिए ऑप्शंस खुले हुए हों। मैं तो कहता हूं जो प्रीलिम्स को जितना टफ उन्होंने बनाया हुआ है, प्रीलिम्स के लेवल पर भी जो बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं उनको कम से कम कुछ ऑप्शंस तो नीचे लेवल पर ही खुला रखे, ताकि बच्चे ऐसा न लगे कि कोई बच्चे 3 या 4 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई करके अगर रह गया तो सीधा सड़क पर आ गया। क्योंकि आज पहले के प्रीलिम्स क्वालिफाई करने से 5 टाइम्स ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो ये बात तो माननी पड़ेगी। तो पहले तो मैं वहाँ पर UPSC चेयरमैन साहब जो डॉक्टर अजय कुमार हैं, उनसे ये मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि भाई ये उन्होंने 1980s में एग्जामिनेशन दिया था। आज के एग्ज़ाम की रियलिटी काफ़ी अलग हो गई है, काफ़ी अलग हो गई है। आज एग्जामिनेशन में कंपटीशन भी कई गुना 1980s से 5 टाइम्स 6 टाइम ज़्यादा टफ हो गया है, और क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड भी काफ़ी टफ हो गए हैं। अब नंबर 3 कि 1980s तक इंडिया का जो ह्यूमैनिटीज़ का, कम से कम मुझे याद है 1980s हम लोगों ने 1980s में ग्रेजुएशन किया था, उस समय का जो स्टैंडर्ड था और आज का जो ग्रेजुएट का स्टैंडर्ड है कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, बहुत फ़र्क आ गया है। आज सोशल मीडिया भी आ गई है, बुक रीडिंग छूट चुका है स्टूडेंट्स का, UPSC का लेवल इतना हाई है, कॉलेज एंड स्कूल एजुकेशन जो पब्लिक स्कूल है वो भी रोट लर्निंग करवाते हैं, रटंत विद्या, पब्लिक स्कूल भी। और जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पर तो एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स कर चुका है। हम तो नित नए स्टूडेंट से मिलते हैं और नित नए स्टूडेंट से डील करते हैं। कितना जद्दोजहद करना पड़ता है पूरे कोर्स को पढ़ाने में, ये हम लोग समझते हैं। और जो बच्चे डॉक्टर अजय कुमार और उनकी टीम को, जो बच्चे UPSC के इंटरव्यू बोर्ड में मिलते हैं, वो बच्चे तो वो 2500 बच्चे होते हैं जो इंडिया के टॉप स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको डील करते हैं, 2,500 या मैक्सिमम 3,000 बच्चे। और जिसको मेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा के कॉपी चेक करवाते हैं अपने एग्जामिनर से, वो 13,000 वो स्टूडेंट्स होते हैं जो इन 12 लाख एंड 10 लाख से चूज होकर वहाँ जाते हैं। लेकिन वहाँ तक वो कैसे पहुँचे, वो पहुँचाने का काम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं करता है। या तो बच्चे सेल्फ स्टडी के थ्रू पहुँचते हैं अपनी मेहनत से, या फिर कोचिंग संस्थान उनको पहुँचाते हैं। रह गई कोचिंग संस्थान की बात, तो मैं आपको बताऊं कि मैं ये कोई प्रचार के ध्येय से नहीं कर रहा हूँ, मैं असलियत बता रहा हूँ कि उनकी भी मजबूरी है। मजबूरी ये है कि आज अगर कोचिंग संस्थान की बात होती है तो कुछ कोचिंग संस्थान के कारण पूरे कोचिंग जगत ही बदनाम हुआ पड़ा है। अब मान लीजिए जिसमें तरह तरह की मूवीज़ बनती है, कोटा फैक्ट्री, क्या क्या, और इतना कोचिंग इंस्टीट्यूट को डिमोनाइज किया जाता है। लेकिन इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में 2 चीज़ें हैं। ऐसे भी कोचिंग संस्थान हैं
जिन्होंने रियली में इसके पीछे लेबर किया है, और ऐसे भी कोच हैं जिन्होंने इंडिया में बहुत सारे रिजल्ट दिए हैं, और ऐसे भी कोचिंग संस्थान है जो डिजॉनेस्ट है। लेकिन वन फिट फॉर ऑल साइज नहीं होना चाहिए, और उनकी मजबूरी है कि कोचिंग संस्थान को, एक इंटेलेक्चुअल सोसाइटी में हो गया है कि भाई कोचिंग संस्थान को न्यूज़पेपर में आए दिन आते रहते, कोचिंग संस्थान को डिस्करेज करो, ठीक है बंद करिए, कोचिंग संस्थान बंद हो जाएगा। लेकिन कौन पढ़ाने जा रहा है? मैं यही चीज़ मैंने एक बार एक टीवी चैनल पर भी कहा था कि कोचिंग संस्थान ठीक है, आप एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर दीजिए, कोचिंग संस्थान का रेलिवेंस स्वयं समाप्त हो जाएगा। नहीं तो आप रटते रहेंगे, स्टूडेंट्स कोचिंग संस्थान के पास आएंगे, दूसरा उनके पास चारा क्या है? आपकी स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई होती नहीं। उसके बाद लास्ट जो उन्होंने जवाब दिया क्वेश्चन का, वो और भी ज़्यादा हमें थोड़ा सा फनी लगा। उन्होंने कहा, कोई किसी बच्चे ने कहा, किसी स्टूडेंट ने ही सवाल किया था जो एंकर के थ्रू उनके पास पहुंचा कि सर अगर नहीं तो यूपीएससी ही मेंटरशिप करे, क्योंकि यूपीएससी मेंटरशिप करे तो कम से कम पता तो चले कि भाई हमें कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, क्योंकि वो जानते ही कॉलेज एजुकेशन में तो ये है नहीं। तो उसका उन्होंने बड़ा ही फनी जवाब दिया। उन्होंने कहा, नहीं वो तो खैर जवाब बहुत सीरियस था, पहला वाला जवाब, मैं दूसरे वाले जवाब की बात कर रहा हूँ। पहला जवाब तो उन्होंने ये कहा कि नहीं वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यूपीएससी, उसकी कुछ बाध्यता है, क्योंकि फिर वो नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा। अगर हम कुछ बच्चे को ट्रेन करें, फिर वही बच्चे क्वालिफाई करें, तो फिर हमारे ऊपर चार्ज आएगा कि हमने उसको फेवर किया है, तो दैट इज़ द नॉन प्लेइंग फील्ड। तो उन्होंने बहुत सटीक आंसर दिया इसका। लेकिन जो उनका दूसरा वाला आंसर था कि गवर्नमेंट ने इतने सारे फैसिलिटीज़ दी हुई है, मतलब इनका इशारा था गवर्नमेंट के द्वारा जो रन कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो उसकी असलियत कौन नहीं जानता? गवर्नमेंट रन कोचिंग इंस्टीट्यूट से क्या स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा है? कोई आते हैं टीचर लेक्चर डिलीवर करके चले जाते हैं। यहाँ तो बच्चों को स्पून फीडिंग करानी पड़ती। तो जहाँ उसमें गवर्नमेंट शब्द लग जाता है, वहाँ ब्यूरोक्रेसी आ जाती है, और ब्यूरोक्रेसी आ जाती है तो नॉन सीरियसनेस आ जाता है, तो उसमें रेड टेपिज्म आ जाता है। तो ठीक है, गवर्नमेंट ने इतनी फैसिलिटीज़ खोली हुई है, तो स्टूडेंट्स वहाँ क्यों नहीं जा रहे? कुछ तो चूज करते हैं। स्टूडेंट जब घर से निकलते हैं तो पता करते हैं कौन सब्जेक्ट किस इंस्टीट्यूट का अच्छा है, कौन टीचर अच्छे हैं। उनकी मीडिया काफ़ी तगड़ी होती है, वो पूरा मार्केट में छानबीन करके फिर आते हैं एडमिशन लेने। तो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए भी केक वॉक नहीं है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर मार्केट में आप क्वालिटी एजुकेशन नहीं देंगे तो आप सर्वाइव नहीं करेंगे। गवर्नमेंट अगर क्वालिटी एजुकेशन देगा तो कोचिंग इंस्टीट्यूट वैसे भी सर्वाइव नहीं करेगा, खुद कोचिंग इंस्टीट्यूट का रेलिवेंस समाप्त हो जाएगा। लेकिन चलिए, फिर भी ये बहुत सुखद अनुभव रहा कि यूपीएससी ने पहली बार एड्रेस किया। हाँ, यूपीएससी से अब दूसरी बार आए तो आप लोग दरख्वास्त करिएगा अपनी तरफ से ज़रूर कि भाई कुछ मॉडल आंसर तो कम से कम मेंस एग्जामिनेशन का प्रकाशित करिए, उसको पब्लिश करिए, ताकि पता तो चले कि आप कैसे क्वेश्चन राइटिंग करवाते। हालांकि आप लोगों ने की होगी, मैं मानता हूं। तो मैंने सोचा कि चलो, जिस दिन से यूपीएससी चेयरमैन ने कम से कम लोगों को डायरेक्टली, अपने एस्पिरेंट्स को डायरेक्टली उन्होंने एड्रेस किया, तो मुझे लगा कि एक बहुत ही सुखद अनुभव है। इसको हम टर्निंग पॉइंट मान लें कि अगर यूपीएससी टाइम टू टाइम, अगर नहीं पर एनम तो हर 2-3 वर्षों पर भी आके एड्रेस करे, या इस तरह की कभी यूपीएससी में कोई चैलेंज हो तो उसको एड्रेस करे, तो ज़्यादा बढ़िया है। तो आज मैं इसी के साथ ये संवाद को समाप्त करना चाहूँगा, और मैंने कुछ मुद्दे उठाए हैं। मुझे लगता है कि आप सहमत होंगे, ना सहमत होंगे, तो विचार मंथन है। जो मेरे मन में विचार के बुलबुले आए, मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आज मैं यही रुकना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। करें करंट अफेयर की पूरी तैयारी मणिकांत सर के साथ। ज्वाइन करें जीएस मंथन इंटीग्रेटेड करंट अफेयर कोर्स अब YouTube पर मात्र 399 रुपए के मासिक सब्सक्रिप्शन पर। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।